हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में अभी तक हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी क्या होता है। स्मॉल जी क्या होती है? एक्सेलेरेशन। कौन सी एक्सेलेरेशन? कि अर्थ जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, यानी जिस फोर्स के साथ वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स के कारण उनमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है, और उसकी हमने मैथमेटिकल वैल्यू निकाली थी जो कि आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये जी की वैल्यू हर जगह पर सेम रहती है या फिर चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम हाइट पर जाएं या डेप्थ में जाए, या फिर जो हमारी अर्थ रोटेट करते हैं उसके कारण जी की वैल्यू में कुछ चेंज आता है या नहीं आता है, या फिर शेप के कारण, अर्थ की शेप के कारण कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड आज का हमारा टॉपिक है, ड्यू टू एल्टीट्यूड। कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट पर जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला स्टार्ट करते हैं ड्यू टू हाइट। हाइट पर जाने से देखते हैं कि जी की वैल्यू कम होती है या ज़्यादा, ड्यू टू हाइट। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर और ये इसका रेडियस आर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम हाइट पर मान लेते हैं, कितनी हाइट पर? h हाइट पर। तो यहां पर देखते हैं कि g की वैल्यू कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ g की वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल G m/e डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट। और हाइट पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? GH क्या बन जाएगा? कैपिटल G m/e, क्या चीज़ चेंज हुआ? डिस्टेंस। कितना? r में कितना प्लस हो जाएगा? h, इसका स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, नाउ अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशंस को। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम h पर निकाल रहे हैं तो हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। कंपेयर करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली। तो GME डिवाइड बाई R प्लस h का स्क्वायर डिवाइड बाई GME डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? R स्क्वायर डिवाइड बाई R प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, यहां पर लिख लेते हैं। GH इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइड बाई R प्लस h का स्क्वायर इनटू, हम इसको इधर ले आए, GS। तो देखिए ये वाली टर्म क्या है? छोटी है या बड़ी है? जैसे बड़ी इन द सेंस ये 1 से छोटी है या फिर 1 से बड़ी है। नीचे वाली टर्म क्या है? बड़ी, R प्लस h का स्क्वायर। ऊपर क्या है? सिर्फ R स्क्वायर। तो ये वाली टर्म बड़ी है और ये वाली टर्म छोटी है। तो जो GS को जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो GH आएगा। यानी कौन बड़ा हुआ? इस इक्वेशन से क्या समझते हैं? कौन बड़ा हुआ? GS बड़ा हुआ और GH छोटा हुआ। क्यों? मान लेते हैं कि ये वाली टर्म डिवाइड करने के बाद कितना आया? 1.2 या फिर 3.3/4, कितना? 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इससे क्या आएगी? छोटी आएगी। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? GH इज लेस देन GS। सिंपल सा एक तो ये तरीका है कि हम नॉर्मली यहीं से पता लगता है कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, h जितना बड़ा होगा, जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वैसे ही आपकी g की वैल्यू कम होती चली जाएगी। g की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये एक तो ये तरीका है। हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन कि मान लो कि आपसे पूछा जाए कि कितनी हाइट पर जाकर जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी या 1/2 हो जाएगी, तो आप कैसे निकालोगे 1/4? या फिर जैसे इसी इक्वेशन का हम यूज करते हैं, कैसे करोगे आप? देखिए क्या निकालना है कि जी की वैल्यू 1/4 कब होगी, जी की वैल्यू 1/4 कब होगी। तो आप क्या करो, हम इसको यहां पर सोल्व करते हैं। एट व्हाट हाइट, क्वेश्चन क्या है?
आप सोल्व करके देखो, आप निकाल सकते हो या नहीं। एट व्हाट हाइट वैल्यू ऑफ g becomes 1/4 कर सकते हो, ट्राई करो, ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं तो सोल्व कर पाऊंगा ही। करके देखो, नहीं आया देखो, अरे चलो GH कितना आना चाहिए, GS का 1/4 कितना आना चाहिए, GS का 1/4। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, कौन सी को, GH इज इक्वल टू R² डिवाइड बाई R प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि R डिवाइड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, GH कितनी 1/4 किसका, GS का। तो हम क्या करेंगे, इस GH की जगह GH कितना होना चाहिए, 1/4 ऑफ GS। ये हमें कंडीशन निकालनी है, कहाँ कब होगी, ठीक है। तो GH की जगह ये रख देंगे, तो GS डिवाइड 1/4 डिवाइड GS इज इक्वल टू R प्लस H का होल स्क्वायर। GS से GS कैंसिल, कितना बचा 1/4, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे रूट, तो क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू R डिवाइड बाई R प्लस H, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, R प्लस H इज इक्वल टू 2R। R को उधर लेके जाओगे, एक R बचेगा, जब R किसके इक्वल होगा, H किसके इक्वल होगी, R के। यानी आप इतनी हाइट पर जाओगे जितनी R है, R की वैल्यू क्या, रेडियस ऑफ अर्थ हम कितना मानते हैं 6400 किलोमीटर। तो अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर पर जाओगे तो G की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/4। कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आप डबल निकालना चाहो, 1/4 निकालना चाहो, 1/9 निकालना चाहो, 1/50 निकालना चाहो, तो सारे इस फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं, कोई एक और दूसरे तरीके से। तो आइए देखते हैं, हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इसको और थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, देखो GH डिवाइड बाई GS, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, R प्लस H डिवाइड बाई R कितना -2, कितना -2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस H बाई R की पावर -2, ठीक है। हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो पावर क्या हो जाएंगी, रिवर्स माइनस हो जाएंगी। तो हमने -2 कर दिया, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे, तो -2 हम लिख सकते हैं, और R बाई R प्लस H बाई R, ठीक है, ये लिख सकते हैं -2। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, हम मैथमेटिकल टर्म एक यूज करेंगे, एक्सपेंड बाइनोमियल। मैथ में आप पढ़ते होगे बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंड बाइनोमियल, ठीक है। तो क्या आएगा, आता है ना मैथ, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, तो सॉल्व करो। क्या आएगा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आता है भाई 1 माइनस 2H बाई R प्लस H² डिवाइड बाई R², और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ ये वाली टर्म हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें देखिए, क्योंकि हमें पता है H जो हाइट है R के मुकाबले अगर बहुत छोटी है, इफ H इज फार लेस देन R, देन तो जो छोटी क्वांटिटी होगी उसका हम स्केयर करेंगे, बहुत छोटी है, और उसका हम स्केयर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, देन H² डिवाइड बाई R² इज टू बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। देन फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, देन GH अपॉन GS इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2H डिवाइड बाई R, ठीक है। और यहाँ से देखिए GH इज इक्वल टू 1 माइनस 2H डिवाइड बाई इंटू GS। देखो अब देखो हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एक में से जो ये टर्म क्या होगी,
उतनी ज़्यादा हमें माइनस करनी पड़ेगी। और क्या आएगा, छोटा आएगा, एक से छोटी आएगी टर्म, कितनी छोटी आएगी वो डिपेंड करेगा एक्स कितना बड़ा है। जैसे जैसे हाइट पर जाओगे, जितनी ज़्यादा हाइट पर जाओगे वैसे वैसे टर्म ये और छोटी होती चली जाएगी, उसको हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो इसमें से 0.1 मल्टीप्लाई करना है, 0.1 तो कितना हो जाएगा 0.9, और इससे 0.9 क्या होगा, जीएस से तो छोटा ही आएगा, जीएच की वैल्यू क्या आएगी, जीएस से छोटी आएगी। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। एक ये तरीका है, आप इसको नोट करो। तो ये था हाइट के कारण, ठीक है, कि जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम अर्थ के अंदर डेप्थ में जाए, नीचे, तो जी की वैल्यू पर क्या करते हैं। एक बार इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे तो जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। ड्यू टू सेकंड हमारा क्या है, ड्यू टू डेप्थ, यानी अगर हम अर्थ के अंदर कितना मान लेते हैं, ये हमारी अर्थ है और हम उसके नीचे डी डिस्टेंस तक जाते हैं, ठीक है, और ये वाला जो हमारा टोटल क्या है रेडियस, ये वाला पोर्शन हमारा क्या रह जाएगा, चलो हम इसको लिख लेते हैं r माइनस डी, और ये वाला पूरा ये क्या है हमारा r, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट यहां पर है इसको थोड़ा सा समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर फोर्स कौन लगाता है, अर्थ का मास, क्योंकि g किस चीज पे डिपेंड करती है, g का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। अब देखिए जो m की है मास ऑफ अर्थ, ये पूरी अर्थ का है, क्या है, पूरी अर्थ का। अब यहां पर जब हम चले गए तो यहां जो पार्टिकल है, यहां जो मान लीजिए, वैसे हम क्या मानते हैं कि सारा का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर, ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहां भी इस पार्ट का भी, ये वाला जो पार्ट है हमारा, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो शेल बनी, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये सारा इस पार्ट का जो मास है, क्या सारा का सारा इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, क्या सारा का सारा इस पर फोर्स लगाएगा, देखो इस पर ये वाला जो फोर्स लगाएगा, ये भी ऊपर वाला जो मास है इसको किस तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ, इधर वाला किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, इधर वाला इस तरफ, ये वाले पार्ट किधर फोर्स लगाएंगे, नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ, इधर वाला पार्ट इस तरफ, और इधर वाला पार्ट इस तरफ, ठीक है। अब नीचे वाला ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला मास ज्यादा है, और देखो अगर मैं इसको यहां से ऐसे करूं, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यानी अर्थ का ये वाला पार्ट जो मास है इसका, इस ऑब्जेक्ट को किस तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ, और ये वाला पार्ट किस तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ। लेकिन सोचिए इन वाले पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इनका बहुत कम है, और जी की वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर। तो नेट जो फोर्स होगी इस पर ड्यू टू दिस सेल जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 0, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि इन वाले पार्टिकल्स का क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, और इन वाले का ये जो मास है, ये जो पार्टिकल है इनका जो मास है, ये जो फोर्स लगाएंगे वो नीचे की तरफ लगाएंगे, ये ऊपर की तरफ, बट ये वाली फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू दिस पार्टिकल, ठीक है। तो फोर्स जो लगेगी ऑब्जेक्ट पर वो किसके कारण लगेगी, इन सब के कारण, इस सेल के कारण, तो क्या होगी 0। तो फोर्स जो लगेगी वो किसके कारण लगेगी, केवल और केवल इसके कारण, जो इनर स्फीयर रहेगा ना हमारा, ये r माइनस डी, ये वाला डिस्टेंस, इसके कारण ये वाला जो पार्ट है, ये तो इस पार्ट इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ। जो नेट फोर्स लगेगी इस पर वो केवल और केवल इस इनर स्फीयर के कारण ही लगेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अब इसके कारण जी की वैल्यू कम होगी या फिर ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं कि नेट फोर्स on the object due to, हम इसको क्या नाम देते हैं, सेल इज 0
क्यों? these forces are cancel out, ठीक है। एंड सो नेट फोर्स on the object is only due to inner sphere, जिसका रेडियस क्या है r माइनस, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम निकालते हैं कि क्या होगा। अब सरफेस पर g की वैल्यू कितनी थी? GS कितनी थी? कैपिटल G M E, क्योंकि कंपेयर तो हम उसी को कर रहे हैं, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड D हाइट, तो G M E डिवाइड बाई R माइनस D का स्क्वायर, R माइनस D का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वेशन से अब हम क्या करेंगे? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। उससे पहले एक चीज जो मास है, ये तो टोटल मास है, ठीक है। ये क्या है? आपका टोटल मास, ठीक है। तो हम यहां पर मास की जगह हम क्या यूज करें? मास का फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे। किससे? हमने एक चीज पढ़ी है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा? मास का फॉर्मूला बताइए फॉर कंप्लीट, उसके लिए मास ऑफ E, तो रो इंटू V, और वॉल्यूम कितना आता है? 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो मास की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ये बात कर, ठीक है। और इनर स्फीयर के लिए क्या होगा? मास ऑफ इनर स्फीयर, यानी मैं इसको d लिख लेता हूं, मास ऑफ d। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगी? रो इंटू v इंटू, सॉरी, रो इंटू v का तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, 4/3 पाई r। रेडियस अंदर वाले का कितना रेडियस बच गया? r माइनस d का, r माइनस d का क्यूब, ठीक है। तो देखिए, अब ये वाली टर्म हम पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे? g हम यहां पर कर लेते हैं, जी डी अपॉन जी एस, ठीक है। जी डी की वैल्यू क्या बनेगी? कैपिटल जी एम ई, यहां पर एम ई मास ऑफ व्हाट, कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट। तो रो 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय, डिवाइड वाली टर्म कौन सी होगी? आर माइनस डी का डिवाइड, ठीक है। जीएस की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल जी, एम ई की जगह क्या रखेंगे? रो इंटू 4/3 पाई आर डिवाइड बाई आर स्केल, ठीक है। देखो ये तो इससे ही कट गया, ठीक है। और ये वाली टर्म g से g कैंसिल, 4/3 रोज 4/3 से ही कैंसिल, तो क्या बचा? देखो क्या बच गया? जी डी, और ये आपका स्क्वायर इससे कट गया, तो ऊपर क्या बचा? जी डी डिवाइड बाई जी एस इज इक्वल टू कितना है? आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, आर माइनस डी डिवाइड बाई आर। तो जी डी का फॉर्मूला देखिए क्या होगा? आर माइनस डी डिवाइड बाई आर इंटू जी एस। तो अब बताइए ये वाली टर्म क्या एक से बड़ी है या एक से छोटी है? सोचिए, आर माइनस डी, आर में से डी क्या होगा? माइनस होगा, जितनी ज्यादा डेप्थ में होगी एक टर्म नीचे क्या है? आर, तो
मान लेते हैं ये 10 है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, और हम 2 हाइट पर जाते हैं, कितने 2 और 2 डेप्थ पे जाते हैं, सॉरी, तो कितना बचेगा 10 माइनस 2 8, 8 बाई 10 4 बाई 5 आ गया। 4 बाई 5 क्या है 1 से छोटी है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी डी, हाइट वाली जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हमारा रिजल्ट क्या निकला, इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, सो जी डी इज लेस देन जी एस, है ना, एक मजे की बात, ठीक है, कि हम हाइट पर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू कम होती है, और जब हम नीचे जाते हैं तो भी जी की वैल्यू, नीचे जाते हैं तब क्यों कम होती है, क्योंकि हमारा जो ये वाला पार्ट है अर्थ का, ये मास, इस पर फोर्स नहीं लगा पाता, इसकी नेट फोर्स कैंसिल हो जाती है, और सिर्फ ये वाला पार्ट, यहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है इस पर पूरी अर्थ फोर्स लगाती है, लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये वाला पार्ट इस पर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसके कारण क्या हो जाता है इसकी कम हो जाती है। और एक दूसरी नॉर्मल सी बात है भाई कि सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है, क्या मानते हैं, r0 हो गया, r0 हो गया तो जी की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर हम मैक्सिमम से 0 की तरफ जाएंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मैक्सिमम से 0 की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है वो वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये था ड्यू टू एल्टीट्यूड, मतलब हाइट पर जाने के बाद जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, और डेप्थ में जाने के बाद, दोनों में हमने देखा कि दोनों में वैल्यू जी की क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है उसके कारण जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, ओके।